हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आज हम अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में सेट नंबर 39 को डिस्कस करेंगे। अभ्यास डीपीक्यू सीरीज जो है ये स्ट्रिक्टली एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें हम हर फॉर्मेट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें लिए जाते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, इसमें आपके मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, टीयर 1 के, टीयर 2 के। इसमें हम आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इसमें आप इस सीरीज को करते जाइए। इस सीरीज से आपके प्रीवियस ईयर भी कवर्ड हो जाएंगे, आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी कवर्ड होंगे, करंट अफेयर्स भी कवर्ड होगी, और जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वो आपकी कंसेप्चुअल और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों को बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। चलिए, माई सेल्फ आनंद सर, और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपियर्ड हुआ हूँ, और मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी से राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपियर्ड हुआ हूँ। देखिए, ये एग्जाम का ये लास्ट मोमेंट है। इस पीरियड में आप सभी लोगों को मिशन मोड पे तैयारी करनी चाहिए। कुछ और मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते जाइए, सिलेबस कंप्लीट करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, और रिवीजन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अनलेस और अनटिल आप रिवीजन ना करेंगे तब तक एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का, सेट नंबर 39 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जो गवर्नर होता है, जो स्टेट गवर्नर होता है, वो उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं, वो सारे गवर्नर के नाम पर ही लिए जाते हैं। ठीक है, अब जो देखिए, जो भारत के संविधान ने जो गवर्नमेंट पैटर्न जो यूनियन लेवल पे बनाया है, वही पैटर्न आपका स्टेट लेवल पे भी बनाया हुआ है। जैसे आपका यूनियन लेवल पे आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलता है, तो स्टेट लेवल पे आपको गवर्नर देखने को मिलता है। इस यूनियन लेवल पे आपको क्या देखने को मिलता है? प्राइम मिनिस्टर। आपको प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलता है। उसी तरीके से स्टेट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये गवर्नर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और जो अन्य मंत्री हैं उनको राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे अपॉइंट करते हैं। ठीक है, द गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है? द गवर्नर हैज नो लेजिस्लेटिव पावर। राज्यपाल के पास कोई विधायी शक्तियां नहीं होती हैं। तो देखिए, ये अगेन जहां पे अभी एब्सोल्यूट वर्ड आए उस पर आप हाईलाइट जरूर कर लीजिए। अब एक बार आप राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो आपकी गवर्नर की क्या है? गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर है। कोई बिल कानून तब तक नहीं बनता है, कोई बिल जो राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किया गया होता है, वो बिल कानून तब तक नहीं बनता है कि जब तक कि उस पर राज्यपाल अपनी अनुमति ना दे दे। तो राज्यपाल, इसका मतलब है कि राज्यपाल के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबो आर करेक्ट। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में ओनली ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में 1 एंड 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 2 एंड 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में 1, 2 एंड 3 दिया गया। तो सही जवाब आपका बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं हम। देखिए, जो पार्ट 6 है हमारे भारतीय संविधान का, वो किससे संबंधित है? स्टेट से संबंधित है, द स्टेट्स। ठीक है, इसमें कितने आर्टिकल्स कवर किए गए? आर्टिकल नंबर 152 से लेके आपके आर्टिकल नंबर 237 तक जो आर्टिकल है वो स्टेट से संबंधित है। और हर पार्ट किस में डिवाइड होता है? आपका चैप्टर्स में डिवाइड होता है। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है? इसमें द जर्नल रहेगा इसमें। और इसमें कौन सा आर्टिकल शामिल है? आर्टिकल आपका 152। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है जो एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। देखिए, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है उसको कौन हेड करता है? गवर्नर हेड करता है। फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा, फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा,
और जो चैप्टर नंबर 4 है वो किससे संबंधित है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर या लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। फिर आपका क्या आएगा चैप्टर नंबर 5 में, हाई कोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपके क्या आएंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है। डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये आपके पार्ट्स हैं, पार्ट्स के अंडर चैप्टर्स होते हैं। अब देखिए राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 153 क्या बोल रहा है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये क्या कह रहा है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कमेंट में आप मुझे बताइए, क्या एक राज्यपाल 2 स्टेट या एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का भी गवर्नर हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 154 है, ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, किसमें, संविधान के अनुसार जितनी भी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के पास है, ठीक है। और स्टेट एग्जीक्यूटिव किससे मिलके बनता है, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद आपका एडवोकेट जनरल भी शामिल किया जाता है, एडवोकेट जनरल। तो ये आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव मिलके बनती है। आर्टिकल 155 है, ये 155 किससे, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए जो गवर्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और जो आपका गवर्नर का पद है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रपति जो आपका राज्यपाल है उसको अपॉइंट भी आपके राष्ट्रपति करता है, और हटाने की जो पावर होती है वो भी आपकी राष्ट्रपति के बाद होती है, ठीक है। आर्टिकल 156 आपके टर्म्स के जो राज्यपाल के टर्म्स के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 157 जो है क्वालिफिकेशन, देखिए राज्यपाल के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए, देखिए राज्यपाल के लिए हो, चाहे राष्ट्रपति के लिए हो, चाहे उपराष्ट्रपति के लिए हो, ये सारी इन तीनों पदों के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 35 ईयर्स होती है। फिर आर्टिकल 158 है, फिर आर्टिकल 159 है। आर्टिकल 159 आपका ओथ है, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। कोई भी संवैधानिक पद में आप एंट्री करने से पहले, उस संविधान पद को ग्रहण करने से पहले आपको ओथ और अफर्मेशन लेनी पड़ती है। आर्टिकल 161 है, ये आपका क्या, पावर ऑफ ग्रांट पार्डन, रिप्रीव्स, रेस्प्राइट और रिविजन, ठीक है। उसके बाद आपका आर्टिकल 200 है, 200 क्या है, एसेंट टू बिल्स, ठीक है। फिर आर्टिकल 213 क्या है आपका, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पावर्स के सारे आर्टिकल्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, तो इनको आप जरूर अच्छे से देखें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट फंड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर करेक्ट। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य निधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। तो ये अब स्टेटमेंट देखते हैं, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 266, राज्य की संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत परिभाषित की गई है। तो जो आपका आर्टिकल 266 है, इसी के माध्यम से आपका क्या क्या बन रहा है, कंसोलिडेटेड। एक तो देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण फंड है। जितनी भी आपकी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है, और उसी फंड से ये मनी विड्रॉ किया जाता है। इसीलिए और इस फंड से मनी विड्रॉ करने के लिए एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन की जरूरत होती, इसीलिए हर साल बजट लाया जाता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी इसी आर्टिकल से बनता है, फंड ऑफ इंडिया, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी इसी आर्टिकल से बनता है, याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और इसके लिए इस फंड से मनी विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट्री या स्टेट लेजिस्लेचर की अप्रूवल की मंजूरी जरूरी होती है, ठीक है। कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज ऑपरेटेड बाय द गवर्नर, राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। देखिए जो आर्टिकल 266 हो गए तो कंसोलिडेटेड फंड प्रोवाइड कराता है, और आर्टिकल जो 267 है ये आपका कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराता है, और कंटेंजेंसी फंड ऑफ स्टेट। तो ये कंटेंजेंसी फंड इसलिए बनाया गया है कि अचानक यदि कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं और सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने मतलब इस फंड से उन पैसों को खर्च कर सकती है, और जिसको बाद में पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देगी, ठीक है। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट आपके सही है।
सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही जवाब रहेगा। देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है उसने हर एक परिस्थितियों को ध्यान में रख के भारतीय संविधान को बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रांट इन एड्स टू स्टेट आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? ये आपका एसएससी का ही प्रीवियस क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा है कि राज्यों को अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। अब देखिए आर्टिकल 275 दिया गया है, आर्टिकल 280 दिया गया, आर्टिकल 265 दिया गया है और आर्टिकल 110 दिया गया। तो जो ग्रांट होती है, देखिए एक होती है लोन और एक होती है ग्रांट। तो जो लोन होती है, लोन में रीपेमेंट लाइबिलिटी होती है, रीपेमेंट लाइबिलिटी होती है और इसमें आपको इंटरेस्ट भी बियर करना पड़ता है, लोन में प्लस इंटरेस्ट भी बियर करना पड़ता है। लेकिन जो ग्रांट्स होती हैं, ग्रांट्स आपकी वन टाइम पेमेंट की तरह होती हैं और इनमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। और ग्रांट इसलिए दिए जाती हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या सोशल मेजर्स के लिए आपको सेंटर ग्रांट देती है स्टेट को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पंचायत या म्यूनसिपालिटीज को ग्रांट दे सकती है, या जो आपकी, तो वही आपसे पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट को ग्रांट प्रोवाइड कराता है। तो ये आपका प्रोवाइड कराया जाता है आर्टिकल 275 के माध्यम से। 275 जो है वो ग्रांट इन एड्स टू स्टेट से संबंधित हो गया। और आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? ये आपका फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। और आर्टिकल 265 किससे संबंधित है? आर्टिकल 265 का जो 265 का मतलब है कि नो टैक्स शैल बी विड्रॉ, नो टैक्स शैल बी लेवाइड। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका। नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट है आपका अथॉरिटी ऑफ आर्टिकल 265 का। ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है कि भाई जो टैक्स है वो कैसे लगाया जा सकता है। तो विदाउट एक प्रॉपर एक अथॉरिटी के माध्यम से ही आप टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? ये मनी बिल से संबंधित है। तो याद रखिए मनी बिल। ये बार बार मैं आर्टिकल्स को इसलिए लेता हूं क्योंकि इससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। इस बार आपसे आर्टिकल 275 पूछ लिया गया, नेक्स्ट टाइम में भी आपसे 265 भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का घटक नहीं है? ऑप्शन क्या है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांत। ऑप्शन बी है गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांत। ऑप्शन सी है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, उदार वैचारिक सिद्धांत। ऑप्शन डी है आपका जुडिशियल प्रिंसिपल, न्यायिक सिद्धांत। तो देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपके किस पार्ट में मेंशन है? पार्ट 4 में मेंशन है, पार्ट 4 में मेंशन। और ये आपके कहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके कहां से लिए गए? किस संविधान से प्रभावित होकर लिए गए? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर लिए गए। और इसमें कितने आर्टिकल शामिल है? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। अब आप देखिए इन आर्टिकल्स, देखिए संविधान ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को किसी तरह क्लासिफाइड नहीं किया है। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखिएगा, संविधान ने क्लासिफाइड नहीं किया है, लेकिन जो आर्टिकल हैं उनकी वो आर्टिकल क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उनकी जो वर्डिंग है उसके आधार पे हमने इनको किन कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है? 3 कैटेगरीज में। एक तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं जो समाजवादी संबंधित हैं, और गांधीयन प्रिंसिपल हैं जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर इन आर्टिकल्स को शामिल किया गया है, और लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। जुडिशियल प्रिंसिपल उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके क्या अचीव करना चाहते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव करना चाहते हैं। उसी तरीके से जो आपके आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये आपके सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव करने जा रहे हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव करना चाह रहे हैं। ये सारे वेलफेयर मेजर्स हैं यहाँ पे,
डेमोक्रेसी, या ये सब क्या है, वेलफेयर में वेलफेयर मेजर्स हैं, वेलफेयर मेजर्स हैं ये सारे, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 में मेंशन है। और कोई भी एग्जाम आपके फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज के बिना अधूरा है, तो इसको अच्छे से पढ़ते जाइए, डिटेल में अभी हम देखेंगे सारे, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आर्टिकल 50 किससे संबंधित है, आर्टिकल 50 किससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पिंगाली बिंगिया is widely credited for his significant contribution to the design of which national symbol of India। पिंगली बेंगिया को भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन क्या है, नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय चिन्ह, द नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान, द नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज, और नेशनल फ्लावर राष्ट्रीय पुष्प। तो पिंगली बिजयन को हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने आपको जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है उसकी डिजाइन के लिए हम इनको जानते हैं। अब देखिए, भारतीय कई सारे नेशनल सिंबल्स हैं, उनको हम एक बार एक एक करके सारे सिंबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, नेशनल फ्लैग है, ये आपका ट्राई कलर फ्लैग्स है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से कलर्स हैं हमारे फ्लैग में, तो कलर्स कौन कौन से, सैफ्रॉन, केसरिया, व्हाइट, सफेद रंग और ग्रीन रंग। और एक क्या है, नेवी ब्लू अशोक चक्र है, और अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं आपकी, 24 तीलियां मेंशन की गई। और एक किसने डिजाइन किया था, पिंगली बिजयन ने। और इसको संविधान सभा ने कब अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई। ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा ने जो वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अडॉप्ट किया था, तो उसको अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने, जो अभी जो वर्तमान प्रारूप है उस फ्लैग को अडॉप्ट किया था। नेशनल एम्बलम क्या, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। और इसको कब कब अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950। और जो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है हमारा, सत्यमेव जयते। और इसको किस उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, इसको कहां से लिया गया, तो इसको लिया गया आपका मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। और आपका राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन है। और जनगण मन आपका किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इसको संविधान सभा ने कब अडॉप्ट किया था, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। और नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, वंदे मातरम। वंदे मातरम आपका किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और अभी हम वंदे मातरम सॉन्ग के 150 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको भी कब अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और वंदे मातरम आपका किस कृति में मेंशन किया गया है, आनंद मठ में किया गया है। आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ही लिखा हुआ एक नोवेल है, आनंद मठ, ठीक है। उसके बाद नेशनल फ्लावर क्या है हमारा, लोटस, ठीक है। और इसका देखिए साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा, नीलोमो न्यूफेसरा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो हो गया, ठीक है। नेशनल रिवर हमारी गंगा है, गंगा भारत की सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। नेशनल ट्री हमारा इंडियन बानियान ट्रीज हो गया। नेशनल बर्ड इंडियन पीकॉक हो गया, ठीक है। नेशनल एनिमल टाइगर हो गया। उसके बाद नेशनल कैलेंडर भी, शक कैलेंडर, और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1957 में, ठीक है। अब ये सारे आपके जो नेशनल एम्बलम्स हैं, जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं, इनको एक अलग से प्रोटेक्शंस भी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, आपका जो एक क्या बोलते हैं, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और हमारे यहाँ शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस। और कितनी लैंग्वेजेस मेंशन है, ये आप मुझे, शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेजेस मेंशन है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द कंटेस्ट ऑफ 5 ईयर प्लान व्हाट डज द टर्म प्लान हॉलीडे रेफर्स टू। तो पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में प्लान हॉलीडे शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। इमरजेंसी लोन डिसबर्समेंट, आपातकालीन ऋण वितरण, सस्पेंशन ऑफ एनुअल बजट, वार्षिक बजट का निलंबन, डिसकंटिन्यूटी इन 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना में व्यवधान,
स्विच फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन। देखिए जो हमने प्लानिंग, जो हम 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमने एक प्लानिंग कंसेप्ट अडॉप्ट किया, हमने 5 ईयर प्लानिंग कंसेप्ट अडॉप्ट किया। तो पाँच पाँच सालों के लिए हम अपना प्लानिंग बनाते थे और उसको इम्प्लीमेंट करते थे। हर एक प्लान का अपना एक फोकस एरिया रहता था, हर एक प्लान का अपना एक टारगेट हुआ करता था। ठीक है, तो भारत में टोटल कितनी पंचवर्षीय हुई? 12 पंचवर्षीय हुई। अब प्लान हॉलीडे वो पीरियड होता था जिस पीरियड में आप 5 ईयर प्लान्स को डिसकंटिन्यू करते थे। ठीक है, तो 1966 से लेके 69 तक आपका प्लान हॉलीडे चला। ठीक है, फिर आपका जो 1990 से 1992 तक आपका प्लान हॉलीडे चला। ठीक है, 2017 के बाद हमने 5 ईयर प्लानिंग कंसेप्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। 5 ईयर प्लान आपका डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, तो टोटल कितने आपके 5 ईयर प्लान हुए? आपके 12 5 ईयर प्लान हुए। ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता, ये 5 ईयर प्लान्स पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड रहा इनमें टाइम प्लान हॉलीडे रहा, इसमें भी प्लान हॉलीडे रहा। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा रोलिंग प्लान क्या था? रोलिंग प्लान, और इसको किसने अडॉप्ट किया था? जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था रोलिंग प्लान को। कमेंट में आपको मुझे बताना है कि इसका क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। Which among the following sector is included in the list of sunrise sector in India? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सनराइज सेक्टर में शामिल है? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सनराइज सेक्टर होता क्या। सनराइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो इमर्जिंग सेक्टर है, जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, जो अभी नेसेंट स्टेज पे है, मतलब अभी अपने प्रारंभिक दौर में है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सनराइज सेक्टर बोलते हैं। ये अभी नेसेंट स्टेज में, अपने नेसेंट स्टेज में, अपने प्रारंभिक स्टेज में है। ठीक है, जैसे कि आपका ईवी सेक्टर हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर है, आपका ईआई सेक्टर है। ये सब आपके किस कैटेगरी? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है। इस सब आपके किस सेक्टर में, किस कैटेगरीज में जाते हैं? सनराइज सेक्टर्स में। ठीक है, उसके बाद आपका एक होता है सनसेट सेक्टर। जैसे एक सनराइज सेक्टर है, उसी तरीके से सनसेट सेक्टर होते हैं। सनसेट सेक्टर जो कि अब अपने मैच्योर फेज में आ चुके हैं, जो अब जिनमें उनकी ग्रोथ पोटेंशियलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? सनसेट सेक्टर। जैसे कि कोल माइनिंग सेक्टर हो गया, कोल माइनिंग सेक्टर हो गया, आपका प्रिंट मीडिया सेक्टर हो गया। तो ये सब क्या है? अब उतने प्रोमिसिंग सेक्टर्स नहीं रह गए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ। ठीक है, प्रिंटिंग हो गया आपका। ठीक है, अब ये आपका सनराइज हो गए और ये आपके सनसेट सेक्टर हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है ऑप्शन? अब ऑप्शंस को देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो गया, विनिर्माण क्षेत्र हो गया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया और सर्विस सेक्टर। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गति के सेकंड नियम को गुणात्मक रूप से स्पष्ट करता है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। बड़ा लंबा स्टेटमेंट दिया गया। किसी पिंड के कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो देखिए, जो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है उसको कौन सा स्टेटमेंट सही से एक्सप्लेन करता है? तो न्यूटन्स लॉ आपका जो है आपका चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए क्या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए में क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिया गया। एंगुलर मोमेंटम का ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये टॉर्क के बराबर हो गया, एक क्वांटिटी होती है टॉर्क के बराबर हो गया। ठीक है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसी पिंड की विस्थापन के परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो ये किससे संबंधित हो गया है? ये आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है।
ठीक है। ऑप्शन सी में रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसी पिंड के त्वरण के परिवर्तन की दर लगाए गए बल की समानुपाती होती है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया जर्क, इसको क्या बोलेंगे हम, जर्क। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। किसी पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती, तो ये आपका फोर्स होगा। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए अपने, न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए, ठीक है। ये आपका सेकेंड लॉ हो गया। आप मुझे कमेंट में फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ बताएंगे। फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ मैं बता देता हूं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। परमाकल्चर इज अ टर्म ऑफन सीन इन द न्यूज पर्टेन टू। परमाकल्चर शब्द जो अक्सर अखबारों में देखा जाता है, किससे संबंधित है? क्रॉप रोटेशन एंड पेस्ट कंट्रोल इन फार्म्स, खेतों में फसल चक्र और कीट नियंत्रण, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल इन अ सेमी सॉलिड मीडियम, अर्ध ठोस माध्यम में जैविक सब्जियों की खेती, बायो रेमेडिकेशन टेक्निक्स टू रिमूव सॉइल स्पिल, तेल रिसाव हटाने की जैव उपचार तकनीक, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, सतत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। तो देखिए, अभी तक जो हम एग्रीकल्चर टेक्निक्स अपनाते रहे ना, वो वन साइडेड टेक्निक्स थी। उसमें एक कहीं ना कहीं हम बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे थे। उससे क्या है कि सॉइल फर्टिलिटी हो रही थी, कई सारे इश्यूज निकल के आ रहे थे, ठीक है। अब हमारा फोकस किस पे? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे, सतत कृषि पे हमारा फोकस है। तो जो पर्माकल्चर सिस्टम होता है, इस पे किस पे फोकस किया जाता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम पे, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताइए, मिक्स्ड फार्मिंग किसको बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। एग्जाम आप एसएससी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, तो आप एनसीईआरटी को जिसने भी अच्छे से पढ़ी हुई उसको अच्छे से दोबारा रिवाइज जरूर करें, और नहीं पढ़ी है तो उसको एक बार जरूर देख लें। अगला प्रश्न देखते हैं, द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स प्राइमरली इवेल्यूएट अ कंट्रीज इफेक्टिवनेस इन अ फैसिलिटिंग। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स मुख्य रूप से किसी देश की किस क्षेत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है? तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये किस चीज को मेजर करता है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन है फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी, वित्तीय बाजार स्थिरता। ऑप्शन बी है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक, व्यापार और परिवहन लॉजिस्टिक। ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता। ऑप्शन डी है साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और संरचना। तो देखिए, जैसे इसके सबसे ही समझ में आ रहा है, लॉजिस्टिक सेक्टर से ये संबंधित है, और गिवन ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी है जो कि लॉजिस्टिक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। देखिए, कई बार ऑप्शंस इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि आपको आपका जवाब मिल जाता है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन तब तक ना छोड़ें जब तक कि आप उसको पढ़ ना लें। किसी भी क्वेश्चन को बिना देखे कभी भी मत छोड़िएगा। अगला अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। अब जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, इसको कौन रिलीज करता है? आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और इसमें जो की फोकस एरिया होता है, की इंडिकेटर्स क्या क्या इसमें शामिल किए जाते हैं? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के आधार पे ये इंडेक्स को तैयार किया जाता है। और इसको कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हर साल ये इंडेक्स रिलीज की जाती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हर बार आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जब भी ये इंडेक्स रिलीज हो तो उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप फाइव कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडिया की रैंकिंग क्या है, पिछले साल क्या रैंकिंग थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर देख लिया करिए। फिर आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। ये आपको कौन रिलीज करता है, कौन पब्लिश करता है? ये आपके पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत इसको पब्लिश किया जाता है। और ये आपकी जो गरीबी है उसको कई डायमेंशंस में मेजर करता है। फिर आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको कौन पब्लिश करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ एंड लाइफ।
हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन को पब्लिश करता है ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है आपकी, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको पब्लिश करता है। उसके बाद आपका जैसे इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट है। एसडीजी का मतलब क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेजर करती है ये इंडेक्स जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स की, स्टेट्स की क्या प्रेजेंट स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, नीति आयोग करता है। नीति आयोग किस तरीके की संस्था है आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। फिर आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया, इसको भी नीति आयोग पब्लिश करता है। हेल्थ इंडिया इंडेक्स है, इसको भी नीति आयोग पब्लिश करता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है तो नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है आपका, ठीक है। और नीति आयोग के बारे में इसको आप क्या है, प्लानिंग कमीशन के बाद किसको गठित किया गया, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को गठित किया गया है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब नए देश इमर्ज हुए तो आपका एक कोल्ड वॉर का पीरियड जनरेट हुआ था। देखिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर किसके बीच में चल रही थी, आपकी यूएसए और यूएसएसआर में, ठीक है। तो वर्ल्ड दुनिया बटी हुई थी यूएसएसआर और यूएसए और यूएसएसआर में। तो ऐसे समय में जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और भी अन्य नेता थे, वो अपनी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाना चाह रहे थे और वो अवॉइड करना चाह रहे थे इन दो ब्लॉक से, इन दो पावर ब्लॉक में किसी एक के हिस्से में जाने से बचने के लिए। तो उसी मूवमेंट को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसका एम क्या था कि टू अवॉइड अलायंस विद मेजर पावर ब्लॉक। तो ये दो पावर ब्लॉक्स हुआ करते हैं, प्रमुख शक्ति गुटों के साथ गठबंधन से बचने का प्रयास था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। इट प्रोमोट पीस, सोवर्निटी एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। यह शांति, संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय लेने को बढ़ावा देता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। अच्छा, इस संगठन की स्थापना कब की गई थी, नैम जो संगठन है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना आपकी 1961 में की गई थी बेलग्रेड समिट में, बेलग्रेड समिट में। और जवाहरलाल नेहरू जो कि उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और भारत ने आपका जो 7th नैम समिट था उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। 7 जो नैम समिट था आपका 1983 में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था और उस वक्त भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, आपकी इंदिरा गांधी आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। अच्छा, ये जो नैम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये स्टिल अभी भी चल रहा है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है युगांडा। नैम के जो करंट प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वो युगांडा, उसके प्रेसिडेंट हैं आपके युगांडा, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, बोथ 1 और 2, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा क्वाड किस तरह की संस्था है, क्वाड, नाटो, ये किस तरह की संस्थाएं हैं आपकी। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक इंडियाज रेवोल्यूशनरी इनहेरिटेंस बाय क्रिस मोफेट। क्रिस मोफेट की पुस्तक इंडिया रेवोल्यूशनरी इनहेरिटेंस का मुख्य विषय क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत की आर्थिक सुधार और उदारीकरण नीतियां। ऑप्शन बी है द ग्लोबल कनेक्शन ऑफ इंडिया रेवोल्यूशनरीज इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में भारतीय क्रांतिकारियों के वैश्विक संबंध। ऑप्शन सी है द लेगेसी ऑफ भगत सिंह इन इंडिया पॉलिटिकल मेमोरी एंड इमेजिनेशन, भारत की राजनीतिक स्मृति और कल्पना में भगत सिंह की विरासत। ऑप्शन डी है द पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट कॉलोनियल गवर्नेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत के संसदीय विकास। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ये बुक जो है आपकी किस पे बेस्ड थी, आपके भगत सिंह के जो फिलोसफिकल थॉट है, उनके पॉलिटिकल थॉट्स थे, उस पर ये बेस्ड थी, ठीक है। और
कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, जैसे भगत सिंह ने आपकी कौन सी बुक लिखी, वाई आई एम अ थीस्ट, ठीक है, द जेल डायरी। तो ये पुस्तक किसने लिखी है आपकी, भगत, वाई आई एम अ थीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, और जेल डायरी ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये आपकी भगत सिंह के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। फिर आपका द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ठीक है, ये आपकी बीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। बीडी सावरकर ने आपका मित्र मेला नाम की एक संस्था का गठन भी किया था, मित्र मेला। ये सब फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है। फिर आपके सच्चिदानंद सान्याल हैं, ठीक है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, बंदी जीवन। अब देखिए, जो भारत में जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चालू किया गया था, ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बंदी जीवन जो पुस्तक है, ये इससे काफी इंस्पायर्ड था, ठीक है, बंदी जीवन। फिर सुभाष चंद्र बोस द्वारा आपकी देखिए कौन सी पुस्तक लिखी गई, द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम, ठीक है। उसके बाद लाला हरदयाल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी, हिंट फॉर सेल्फ कल्चर। फिर अरबिंदो घोष हैं, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, वंदे मातरम, ठीक है। आपके जो अरबिंदो घोष हैं, लाला हरदयाल अरबिंदो घोष हैं आपके, ये आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, गरम दल के नेता हुआ करते थे ये आपके लाला हरदयाल को क्यों आप याद रखते हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, लाला हरदयाल का संबंध किससे था, ठीक है। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं आपका, इन्होंने आनंद मठ लिखा, ठीक है। उसके बाद और अन्य पुस्तक देख लेते हैं, गांधी जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, आपकी गीता रहस्य, द आर्किटिक होम्स इन द वेदास। फिर आपका दादा भाई नेहरू जी, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन भी बोलते हैं हम, ग्रांड ओल्ड मैन भी बोलते हैं, ओल्ड मैन भी बोलते हैं, ठीक है। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य रहे, ये पहले एशियाई थे जो कि आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने क्या एनालाइज किया, भारत की नेशनल इनकम को एनालाइज किया था, नेशनल इनकम को एनालाइज किया था इन्होंने, जो नेशनल इनकम को इन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि किस तरीके से जो भारत की जो पूंजी है, भारत की जो वेल्थ है, उसका इस्तेमाल भारत के विकास के लिए नहीं हो रहा। तो ये सारी जो एनालिसिस थी, इन्होंने जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, ये सारी पुस्तकों। फिर आपके अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम। उसके बाद आपका नील दर्पण, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने किसके बारे में फोकस किया, इंडिको रिवोल्ट के बारे में, ठीक है। गुलामगिरी, ये ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी हुई है, ये एक तरीके से आपके सोशल लीडर थे, सोशल रिफॉर्म लीडर थे आपके ज्योतिबा फुले आपके लीडर, ठीक है। उसके बाद नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है आपकी। इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। उसके बाद पथेर दाबी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी नोवेल था, जिसको किसने बैन कर दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी फेमस बुक्स हैं जो एग्जाम में हर बार पूछा है। एसएससी का एक अपना ही यूनिक तरीका है क्वेश्चंस पूछने का, उसमें वो बुक्स जरूर पूछता है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो फ्रीडम फाइटर्स द्वारा, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली अरेंज द विजयनगर रूलर इन द ऑर्डर ऑफ देयर रेइंग पीरियड, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विजयनगर शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार सही रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं, विजयनगर एम्पायर जो था सदर्न इंडिया में, ये एम्पायर फला फूला, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी, आपकी हरिहरा वन और बुक्का ने की थी, हरिहरा वन और बुक्का, ठीक है। अब ये जो विजयनगर वाली जो हम चीजें पढ़ते हैं, इसमें कई सारी डायनेस्टीज आई। इसमें कौन कौन सी डायनेस्टी आई, सबसे पहले आपकी आती संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी ने आपका 1336 से लेके 1485 तक रूल किया आपका विजयनगर रीजन्स में, और ठीक है, यही विजयनगर रूरल के फाउंडिंग डायनेस्टी भी यही थी। और किसने इसकी स्थापना किसने की थी, हरिहरा एंड बुक्का ने की थी, ठीक है। उसके बाद सुलभ डायनेस्टी आती है, सलुभ डायनेस्टी, और उसका पीरियड कब से कब तक रहता है, आपके
1485 से लेके 1505, जैसे सुलभ नारासिम्हा ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद तुलुप डायनेस्टी है 1505 से लेके 1570 के बीच में, और इसको किसने स्थापना की थी? वीर नारासिम्हा। इसी डायनेस्टी में आपको कौन देखने को मिल रहा है? कृष्णदेव राया, जो कि आपके विजयनगर डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में आपको अष्ट दिग्गज देखने को मिल रहे हैं। ये अपने आप में क्या बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण राजा के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी थे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके अरावेडु डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। तिरुमला देव राय ने द्वारा इसकी स्थापना की थी। फोर्थ एंड लास्ट हिंदू डायनेस्टी ऑफ एम्पायर। ठीक है, अच्छा, इस विजयनगर डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कैपिटल क्या थी? जैसे आप दिल्ली सल्तनत में आपको 5 डायनेस्टीज देखने को मिलती, उसी तरीके से आपको जो विजयनगर एम्पायर से इसमें 4 डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये इनका रीजन था। ठीक है, इनके बगल में कौन थे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए। एक तो आप मुझे बताइएगा कि आपके विजयनगर एम्पायर की कैपिटल क्या थी। ठीक है, और इनकी कैपिटल के साथ साथ आप मुझे बताइए दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? फाउंडर कौन थे दिल्ली सल्तनत के? ठीक है, अब देखिए, आप प्रश्न को देखते हैं तो सबसे पहले कौन आएगा? आपके हरिहरा आएंगे। सबसे पहले आपके हरिहरा आएंगे। अब इन चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे हरिहरा वन ही पहले हैं। सही जवाब क्या रहेगा आपका? बी आपका सही जवाब रहेगा। राजा कृष्णदेव राय आपके विजयनगर एम्पायर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। तो एग्जाम में इन पे कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इनके बारे में जरूर आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लें। अगला प्रश्न देखते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 एम्पावर्ड द एग्जीक्यूटिव टू। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में रक्षा अधिनियमों ने कार्यपालिका को क्या अधिकार दिया? ठीक है, तो ये आपसे क्या पूछा है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या है? अप्रूव प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, निवारक निरोध को स्वीकृति देना। ऑप्शन बी क्या है? इंक्रीज प्रिंसली स्टेट टैक्स। ऑप्शन सी है इन्फोर्स मिलिट्री रिक्रूटमेंट। ऑप्शन डी है आपका क्रिएट प्रोविंशियल काउंसिल। ऑप्शन ई है बैन इंपोर्ट ऑफ फॉरेन राइफल्स। तो जो आपका डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था 1915, इसने किसको अलाउड किया था? अप्रूव प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का अच्छा मतलब क्या होता है? कि भाई कोई क्राइम करने से, देखिए, आपको यदि जो लॉ लॉ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज हैं, पुलिस है, उसको यदि ये संदेह होता है कि कोई भी व्यक्ति भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है, कोई किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो उसको उस एक्शन से कमिट करने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि भारत में कौन सा कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही जवाब होगा। अच्छा, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर कौन सा आपका राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा था भारत में? होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट। और होम रूल मूवमेंट आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था, और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा। एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब अ हैवी इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा भारी उद्योग को सही वर्णन करता है? ठीक है, और आपके ऑप्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस लाइट कंज्यूमर गुड्स, यह हल्के उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता है। इट यूजेस लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोड्यूसेस बेसिक गुड। ठीक है, इट ओनली प्रोवाइड सर्विसेज। इट मैन्युफैक्चर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो आपका हैवी इंडस्ट्रीज है, ये किससे संबंधित है? ये आपके उन उद्योगों से संबंधित है जहां पे आपको लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपका स्टील प्लांट हो गया, स्टील एंड आयरन प्लांट हो गया। ये सब क्या हैवी इन्वेस्टमेंट के सेक्टर हैं आपके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछ रहा है आपको?
द फिल इन द ब्लैंक्स लॉ ऑफ इंडिया डील्स विद मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अफेक्टिंग डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। तो भारत में कौन, मतलब कौन सी सूची कौन डील करता है आपका डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स। तो यूनियन गवर्नमेंट आपकी डील करती है आपके डिफेंस एंड फॉरेन मैटर्स। देखिए जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको नेशनल इशू से संबंधित के जो मैटर्स होते हैं उनको डील करने की शक्ति दी गई है संविधान द्वारा, और स्टेट को लोकल इश्यूज को डील करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो जो आपकी सेवेंथ शेड्यूल में जो अनुसूचियां दी गई हैं, सेवेंथ शेड्यूल में आपको 3 अनुसूचियां दी गई, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। तो आप देखेंगे यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे शामिल किए गए हैं जिनका एक राष्ट्रव्यापी जिनको अप्लाई किया जाना होता है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा। अब जैसे स्टेट में क्या है, आपका लैंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? लैंड ऑर्डर की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। पुलिस किसके अंडर में आती है? पुलिस आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। लैंड ऑर्डर, पुलिस, ये सब आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, जबकि यूनियन आपकी डिफेंस ऑफ इंडिया है, आपका फॉरेन अफेयर्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब आपकी यूनियन लिस्ट का पार्ट होती हैं। अच्छा, रेजिडुअरी पावर्स वो पावर्स होती हैं जो कि इन तीनों जो 3 लिस्ट आपकी दी गई इनमें से कहीं पे भी मेंशन नहीं। वो मुद्दे, वो लेजिस्लेटिव मैटर्स जो इन तीनों लिस्ट में से कहीं पे भी मेंशन नहीं किए गए हैं वो आपकी रेजिडुअरी लिस्ट में आती है। और रेजिडुअरी लिस्ट में रेजिडुअरी जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर किसको कानून बनाने का अधिकार है? पार्लियामेंट को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। व्हाट इज द प्राइमरी लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक गीतांजलि बाई रविन्द्रनाथ टैगोर? ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो पुस्तक गीतांजलि लिखी गई है जिसपे उनको नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर का, उसका मुख्य उपदेश क्या था? उसका महत्व क्या है? उसका मुख्य विषय क्या है? तो ऑप्शन ए, इट इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ ड्रामा, इसने नाटक का एक नया रूप प्रस्तुत किया। इट रिफ्लेक्ट स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स, यह आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों को दर्शाती है। इट फोकसेस ऑन पॉलिटिकल सटायरे, यह राजनीतिक व्यंग्य पर केंद्रित है। इट इज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यह लघु कहानियों का संग्रह है। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, तो जो गीतांजलि है, गीतांजलि का मतलब सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन क्या था गीतांजलि का? गीतांजलि का जो हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन था, सॉरी, वो था आपका सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग। सॉन्ग ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग था, सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग। तो इसी पे ही आपका जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको हम प्यार से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं, को आपका नोबेल प्राइज दिया गया, लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज। ठीक है, और ये एशिया के और भारत के पहले नोबेल प्राइज से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे। थोड़ा इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने ही आपका, तो देखिए सबसे पहले इनको फर्स्ट एशियन एंड नॉन यूरोपियन टू अचीव टू गेट नोबेल लॉरेट। ठीक है, किस पे दिया गया था? गीतांजलि पे दिया गया था इनको। ठीक है, इन्होंने ही आपका भारत के नेशनल एंथम को लिखा। जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। अच्छा, जो और इनसे ही इंस्पायर्ड होके, मतलब जो श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर से इंस्पायर्ड हुआ था। ठीक है, अच्छा, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं, जैसे कि इनके द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोवेल्स लिखे गए। गोरा, चरकवेरी, चोकर वाली आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया हुआ नोवेल है। उसका इसको पोइट्री देख लेते हैं, मनसवी, सोनार तारी और गीतांजलि। उसके अलावा इन्होंने ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इन्होंने ही अपनी जो नाइटहुड उपाधि इनको दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसको इन्होंने रिनाउंस कर दिया था, वापस कर दिया था आफ्टर जालियांवाला बाग मास्करेज के। ठीक है, इन्होंने ठीक है, ये मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इनका जो जन्म हुआ 1961 में हुआ, और ये बंगाल की एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1961 से 1941 तक का इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं हम। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट? फुटबॉल गोल पोस्ट की मानक ऊंचाई क्या होती है? ठीक है, ऑप्शन क्या? 2.44 मीटर्स, 1.66 मीटर, 1.83 मीटर और 3.54 मीटर। तो सही जवाब क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, 2.44 मीटर या 8 फुट। ठीक है, ये भी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, विच Hobson Harvest Festival celebrated with chant of Ho Ho Deo and ceremonial Jowar harvest involved loud elation and community dance and is associated with the Bodo tribe of Northeast। ठीक है, तो ये आपका एक बोडो एक डांस के विषय में यहां बताया गया है जो कि बोडो ट्राइब से संबंधित है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा कि वो डांस कौन सा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये मालूम है कि ओणम कहां सेलिब्रेट किया जाता है? ओणम आपका केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत आसान है, ये मोस्ट फेमस जो डांस हैं आपके या आपके फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, बिहू आपका कहां सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी असम में सेलिब्रेट किया जाता है। लोहरी आपकी कहां सेलिब्रेट की जाती है? पंजाब में। ठीक है, अच्छा यहां कंफ्यूज मत होइएगा, यहां बैसाखी दिया गया है, बैसाखी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब रहेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम देख लेते हैं। एसएससी के एग्जाम में फेस्टिवल बहुत बार पूछे जाते हैं। फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक तरीके का सेगमेंट होता है जहां से एसएससी क्वेश्चंस बनाता है। ठीक है, तो मकर संक्रांति आपका गुजरात, केरला, तमिलनाडु, हरियाणा। मकर संक्रांति मोस्ट कॉमन फेस्टिवल है आपका। फिर बैसाखी आपका कहाँ मनाया जाता है? ये पंजाब और हरियाणा। ठीक है, फिर आपका लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये लद्दाख। लोहरी आपकी पंजाब में मनाई जाती है। बिहू का संबंध कहां से? आपका असम से है। बांग्ला एक वो है आपका, वो कहां से संबंधित है आपका फेस्टिवल? बांग्ला मेघालय और असम से संबंधित है। कामपूम चांद नोंगरी ये मेघालय से संबंधित है आपका। उसके बाद आपका नुखाई उड़ीसा से संबंधित हो गया। ठीक है, नवरना आपका वेस्ट बंगाल से होगा। ओणम आपका केरला से संबंधित होगा। पोंगल आपका तमिलनाडु से संबंधित होगा। बिसु आपका केरला कर्नाटका। गुड़ई पुड़बा आपकी महाराष्ट्र से संबंधित हो गया। फिर आपका एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये किससे संबंधित है? हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड से संबंधित है। तो देखिए ये आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया है ये सारी चीजें, ये सारे प्रश्न। ठीक है, और ये नॉर्मली यदि आपको नाम नहीं मालूम होता है तो आप कर भी नहीं पाते हैं। अच्छा, लेकिन यहां पे आप एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं। अच्छा, हु मेंशन्ड इकोसिस्टम एज द बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी इन 1956? तो 1956 में पारिस्थितिकी तंत्र को की मूल इकाई किसने कहा? ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है एल्डो ल्यूपोल्ड, रसेल कार्सन, ऑप्शन सी जॉन हार्पर, फ्रांसिस इवान। तो आपके जो किसने बोला है इसको इकोलॉजी को, आपके किसने बोला है? फ्रांसिस इवान ने आपका क्या बोला था? फ्रांसिस इवान ने बोला था आपका कि जो इकोलॉजी था, इकोसिस्टम एज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो सी आपका डी आपका सही जवाब रहेगा। सर रसेल कार्सन को हम किस लिए याद रख? रसेल कार्सन ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रसेल कार्सन ने एक पुस्तक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग, और ये आपकी कब लिखी गई थी? इसी साइलेंट स्प्रिंग ने किस चीज को हाईलाइट किया? एडवर्स इफेक्ट ऑफ डीडीटी। एक केमिकल है, एक पेस्टिसाइड था डीडीटी, उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में इस पुस्तक ने हाईलाइट किया। अच्छा, एल्डो ल्यूपोल्ड ने क्या लिखा? एल्डो ल्यूपोल्ड ने आपका लिखा असेंड काउंटी एलेमिक। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा इसका? तो सही जवाब ये है, और बाकी दोनों का संबंध इससे है। ठीक है, अच्छा कुछ और हम देख लें। इकोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने क्वाइंट किया था? ये इसको अर्नेस्ट हैकेल ने इसको क्वाइंट किया था, और इसका क्या मतलब बताया था इकोलॉजी का? इकोलॉजी का मतलब होती है वो साइंस जो स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। जो स्टडी होती है उस चीज को हम इकोलॉजी बोलते हैं। इकोसिस्टम शब्द किसने सबसे पहले क्वाइंट किया? आर्थर टेंजली ने। आर्थर टेंजली ने शब्द को क्वाइंट किया था। ठीक है, उसके बाद बायोम शब्द को किसने
फ्रेडरिक ई क्लेमेंट ने इसको हाईलाइट किया। बायोस्फीयर शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया? एडवर्ड स्विस ने। इकोलॉजिकल नाइकी को सबसे पहले किसने यूज किया? आर.एस. जॉनसन ने। ठीक है, फिर आपकी इकोलॉजिकल कम्युनिटीज है, फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, बायोडाइवर्सिटी है, इसको वॉल्टर जी रॉगिन्स ने यूज किया। डीप इकोलॉजी क्या होती है? डीप इकोलॉजी है, इसको आर्नेस्ट नेस ने फर्स्ट टाइम यूज किया। ठीक है, तो एग्जाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इकोलॉजी शब्द किसने कॉइंट किया, तो इसका सही जवाब क्या है? अर्नेस्ट हैकेल। इकोसिस्टम शब्द किसने कॉइंट किया? आर्थर टेंसली ने। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, This theory independently introduced in 1923 lead to the concept of acid-base consecutive pair। तो 1923 में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किस सिद्धांत ने अम्ल क्षार युग्म की अवधारणा दी? ठीक है, तो ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी आपकी कब आई? 1923 में आई। आर्हेनियस थ्योरी आपकी लगभग ये 1880 के दौर में आई। डेवी थ्योरी आपकी एसिड बेस से संबंधित नहीं थी। लुइस थ्योरी भी आपकी 1923 में आई। लेकिन जो एसिड बेस कंजुगेटिव पेयर वाली कौन सी थ्योरी आपकी? ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ठीक है, तो बी ए आपका सही जवाब रहेगा। इन सारी थ्योरीज को हम डिटेल में जब केमिस्ट्री का लेक्चर लेंगे, केमिस्ट्री की जो मैं सीरीज बनाऊंगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि इन सारे जो कंसेप्ट हैं एसिड और बेस की जो थ्योरीज है उनके बारे में। फिर भी एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो सोर इन टेस्ट होता है। बेस वो होता है जो बिटर इन टेस्ट होता है। लिटमस पेपर टेस्ट आपको मालूम होना चाहिए। लिटमस पेपर टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हम एसिड बेस की पहचान करते हैं। तो जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है? आपका रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जबकि जो आपका बेस होता है वो ब्लू लिटमस जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ए से ए बी सी, मतलब एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, अब देखिए आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार एसिड क्या होता है? जो कि H+ आयन देता है, और बेस क्या होता है? जो OH- आयन देता है। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, मतलब H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, याद रखिएगा। H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। अच्छा, पीएच स्केल के आधार पर यदि हम एसिड बेस को क्लासिफाइड करें तो एसिड वो होता है जिसका पीएच लेस देन 7 होता है, और बेस क्या होता है? जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है, और पीएच 7 है तो मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, ये कई सारे क्लासिफिकेशन हैं। ठीक है, एसिड बेस के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। व्हाट डज इट मीन? तो ये आपसे क्या कह रहा है कि जो अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 जो है वो डबल जियोपार्डी से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अच्छा, ये डबल जियोपार्डी क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अ पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट। किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ अप्लाई किस पे होता है? जुडिशरी पे ये अप्लाई होता है, जुडिशरी पे। इसका सीधा सीधा डबल जियोपार्डी का सीधा सीधा ये मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में ये चीज मेंशन की गई है। ठीक है, अच्छा, अ पर्सन हैज द राइट टू रिमेन साइलेंट। भाई ये ऑप्शन सही है। भाई ये आपका ऑप्शन सही नहीं, ये भी भारत के नागरिक का एक अधिकार है। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइए किस आर्टिकल के तहत ये राइट अवेलेबल है भारत के नागरिकों को? नो पर्सन कैन डिनाई लीगल रिप्रेजेंटेशन, ये भी गलत है। किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक राइट है जो भारत के नागरिकों को दिया गया है। और ये भी एक राइट है, अ पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट। किसी वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बट जो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? डबल जियोपार्डी का साधारण शब्दों में ये मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को जो उसने जुर्म कमिट किया है उसको एक ही बार सजा दी जा सकती, बार बार आप सजा नहीं दे सकते। अच्छा, उसको सजा भी आप उतनी दे सकती हो जितना कि कानून में प्रावधान होगा। कानून में जितना प्रावधान है उससे मतलब जितना प्रावधान है उतनी ही आप सजा दे सकते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाज रैंक्ड एज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है भाई। ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट है ऑफ साइंस है जो कि बेंगलोर में है, इसको बेस्ट यूनिवर्सिटी दिया गया है। किसने दिया है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो स्टेटमेंट आपका सही। आईएससी बेंगलोर सिक्योर 25th पोजीशन इन एशिया इन 2025। ठीक है, देखिए इसने 25वां स्थान नहीं मिला है, इसको मिला 38th। ठीक है, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया इसमें? आपका ऑप्शन में ओनली ए दिया गया, ऑप्शन बी में ओनली 2 दिया गया, ऑप्शन सी में बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द रैमसर डेजिग्नेशन स्ट्रेंथिंग वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट। रैमसर मान्यता आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों को मजबूत करती है। तो स्टेटमेंट सही है। कोई जो वेटलैंड होता है, देखिए रैमसर कन्वेंशन किससे संबंधित है आपका? ये आपका संबंधित है आपका वेटलैंड के प्रिजर्वेशन से, वेटलैंड के प्रिजर्वेशन से, वेटलैंड के कंजर्वेशन। ठीक है, और इसको कब साइन किया गया था? आपका 1971 में इसको साइन किया गया था। तो यदि कोई साइट, कोई वेटलैंड यदि रैमसर कन्वेंशन में है तो वो इंश्योर करती है उसके कंजर्वेशन को या उसके कंजर्वेशन एफर्ट को मजबूती मिलती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। रैमसर साइट्स आर डेजिग्नेटेड ओनली फॉर फॉरेस्ट। देखिए अगेन, जहां पे भी आपके एब्सोल्यूट वर्ड आए, हमेशा सावधान हो जाए। तो हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ही नहीं किया जाता है, आपके जलीय जीव के कंजर्वेशन के लिए भी इसको वेटलैंड साइट्स को रैमसर साइट्स में डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में ओनली A1 दिया गया, वो आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, भारत में अभी इंडिया में टोटल कितनी रैमसर साइट है? तो अभी रिसेंटली एक नई साइट डिक्लेयर की है, जो कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे। टोटल साइट इंडिया में कितनी है? टोटल साइट है आपकी 99। ठीक है, और सबसे बड़ी रैमसर साइट कौन सी है आपकी? सुंदरवन डेल्टा आपकी सबसे बड़ी रैमसर साइट है, और ये कहां पे आपकी? वेटलैंड। ठीक है, और फिर आपकी सबसे स्मॉलेस्ट रैमसर साइट है रेणुका वेटलैंड, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। और ओल्डेस्ट रैमसर साइट कहां पे? आपकी चिल्का लेक में है, चिल्का लेक। ठीक है, और क्यूलाडियो नेशनल पार्क, चिल्का लेक कहां पे? आपकी उड़ीसा में। क्यूलाडियो नेशनल पार्क आपका राजस्थान में। ठीक है, तो लार्जेस्ट आपकी सुंदरवन डेल्टा हो गई, स्मॉलेस्ट आपकी रेणुका वेटलैंड हो गई, ओल्डेस्ट आपकी चिल्का लेक हो गई। और टोटल कितनी साइट है इंडिया में अभी वर्तमान में 2026 में, अप्रैल 2026 में? ये आपकी 2026 में ये आपकी 99। लेटेस्ट आपको मुझे बतानी है, लेटेस्ट कौन सी रैमसर वेटलैंड साइट है इंडिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर 39 का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज इज ऑफन कॉल्ड द ग्रीन नोबेल्स। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को अक्सर ग्रीन नोबेल कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये आपका, कि इट ऑनर्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम ओनली वन रीजन ईच ईयर। यह हर वर्ष केवल एक क्षेत्र के लिए व्यक्तियों को सम्मानित प्रदान करता है। तो देखिए, एनवायरमेंटल फील्ड में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण ये अवार्ड है, जिसको ग्रीन नोबेल भी बोलते हैं। और ये ग्लोबल, पूरा ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक रीजन, क्षेत्र विशेष के इंडिविजुअल्स को ही ये दिया जाता है। ये ग्लोबल, कहीं जो भी मतलब वर्ल्ड वाइड दिया जाने वाला ये अवार्ड है। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए में ओनली 1 दिया गया है, ऑप्शन में बी में ओनली 2 दिया गया, ऑप्शन सी में बोथ 1 and 2 दिया गया, ऑप्शन डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। कमेंट में आपको मुझे क्या बताना है? कमेंट में आपको मुझे ये बताना है कि ये अवार्ड किस संस्था द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा सेट नंबर 39 कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहां आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मैं आपको वो डिटेल में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको जो भी चीज इंपॉर्टेंट है आप उसको नोट डाउन अच्छे से करिए। देखिए, नोट मेकिंग भी बहुत जरूरी होता है, इससे होता क्या है कि चीजें आपको अच्छे से याद भी रहती हैं। ठीक है, तो कोई भी आपका जो भी कोई स्पेशल
क्वेश्चंस हो वो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।